जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में। मैं संजीव। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रीवियस ईयर श्रृंखला में साथियों एक और नई बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं साथियों, जिसमें आज का जो हमारा एक टॉपिक है वो भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार, जिसे हम मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। तो उससे संबंधित जो पुराने एग्जाम्स हुए हैं पुलिस से रिलेटिव, उनमें जो भी पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं या प्रीवियस जो उनको आज हम डिस्कस करते हैं। और इसके पहले हमारे द्वारा पॉलिटी में जो संविधान का विकास है उसके संबंधित वीडियो दे दी गई है साथियों। और कह सकते हैं इस श्रृंखला में हमारे द्वारा क्रम से टॉपिक वाइज आपको ये सब क्लासें मिलती रहेंगी और ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होगी। साथ ही मैं आपको बताऊं, क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बता देता हूं कि जो भी हमारे साथी कह सकते हैं जिनका रीजनिंग में जैसे कुछ पोर्शन होते हैं जो कठिन लगते हैं या समझ में नहीं आते, जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो बनता ही है, तो कह सकते हैं वो कथन तर्क, कथन निष्कर्ष, कथन कार्रवाई और कथन उदाहरणा की जो क्लास पड़ी हुई है और जैसे इसके अंतर्गत और भी क्लासें पड़ी हुई तो उनको आप देख सकते हैं। ये हमारी ज्ञान आरबीएल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। साथ ही पूरी प्लेलिस्ट है तथा यूपी पुलिस की जीके जो जीएस है, स्टैटिक जीके, वो सब टॉपिक वाइज यहाँ पर पढ़ाई गई है हम लोगों के द्वारा और बेस्ट कंटेंट के साथ साथियों, जिसमें ये पूरी कोशिश की गई है कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है मोस्टली हमारी इस वीडियो से मिलें आपको, आपका समय बर्बाद नहीं किया जाएगा साथियों। और कह सकते हैं हमारे टीम बहुत ही मेहनत करती है अच्छे तरीके से, बहुत ही समय देकर, ऐसा नहीं है कि किसी का ठाके और कहीं से डाल दिया, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग तैयार क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं साथियों इसमें। तो जैसे आप लोग हिंदी के लिए आप हमारी कह सकते हैं पूरे हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसको आप देख सकते हैं। कोई भी यूपी में ऐसा एग्ज़ाम जिसमें हिंदी आती है उसके लिए आप हमारे यहाँ से हिंदी को भी देख सकते हैं तथा उत्तर प्रदेश के लिए यूपी स्पेशल का भी पूरा पड़ा हुआ है साथियों। तो कह सकते हैं जैसे अब मैं आपको बताऊं, थोड़ा स्टार्ट करने से पहले बता देते हैं कि स्टैटिक जीके की जो ई बुक या पीडीएफ है साथियों, ये आप यदि परचेज करना चाहें तो आप कह सकते हैं ये यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एएसआई, एसएससी जीडी, रेडियो ऑपरेटर है ना, अदर जो भी बड़े एग्ज़ाम हैं उनके लिए आप इसको ले सकते हैं। और कह सकते हैं कि कोई भी वनडे एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो साथियों उसके लिए भी इसको आप ले सकते हैं। ये जो हमारी कह सकते हैं ई बुक है साथियों स्टैटिक जीके की, बहुत ही रामबाण सिद्ध होगी। कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से इन टॉपिक को डिस्कस किया गया है हम लोगों के द्वारा। और कह सकते हैं तो ये इसके लिए आपको हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और या इस नंबर से आप व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप इस पर मांग सकते हैं, तो इससे भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो और जो बाकी ये हमारे कह सकते हैं अन्य कोर्स जैसे ये हमारे ऐप पर चल रहे हैं ज्ञान आरबीएल ऐप जो है, लेकिन इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा एक कह सकते हैं सफलता 2.0 बैच है साथियों, जो कनिष्ठ सहायक जैसे जूनियर असिस्टेंट कहते हैं, जो 5,512 पदों पर वैकेंसी आई थी उसके लिए हम लोगों के द्वारा चलाया गया है और बहुत अच्छे तरीके से सेलेक्टेड टीम के द्वारा इसमें आपको तैयारी करवाई जा रही है। इसमें खुद दो हमारे टीचर जूनियर असिस्टेंट सिलेक्टेड जो आपको गाइड कर रहे हैं अच्छे से। और कह सकते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल की जो ई बुक है ये भी आपको हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पर मिल जाएगी, बहुत ही मेहनत की गई है इसमें भी। तो ठीक है साथियों, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये हो जाएगा कि डॉट 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 मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो तो कौन? स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, संवैधानिक उपचार या समानता। तो कह सकते हैं तो हो जाएगा स्वतंत्रता। तो इसका मतलब क्या है कि स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। और कह सकते हैं कि ये किसके अंतर्गत आता है? तो साथियों कह सकते हैं कि अनुच्छेद जो 19 होता है उसके अंतर्गत कह सकते हैं कि इसके बारे में बताया गया है। इसलिए तो कह सकते हैं जैसे आपको पता हो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद है ना, जैसे मैं आपको बताऊं के अंतर्गत आता है। तो जो अगला क्वेश्चन है वो ये हो जाएगा हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा किसी दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा।
तो ऑप्शन है अनुच्छेद 14 विधि के समझ समता, 15 सामाजिक एकता, 18 उपाधियों का अंत, 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। तो साथियों जो ये पूछा गया है कि ये संविधान के किस अनुच्छेद के का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि अनुच्छेद 14 के तहत जो विधि के बारे में बताया गया है उसमें इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 विधि के समझ समता। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि अनुच्छेद 14 में यह प्रावधान है कि भारतीय भू क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समझ समता अथवा विधियों का समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। यह अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, लेकिन विधि निर्माण एवं उनके संरक्षण के संबंध में कुछ अपवाद भी हैं, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, राजनयिकों, सांसदों, विधायकों को विशेषाधिकार प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त समाज के विभिन्न वर्गों के संबंध में भिन्न भिन्न कानून बनाया जा सकता है। राज्य स्वयं एक वर्ग हो सकता है, साथ ही भौगोलिक या क्षेत्रीय आधार पर विषमता भी मान्य है। ठीक है, तो जो अगला क्वेश्चन है साथियों वो ये हो जाएगा हमारा, स्वतंत्रता के अधिकार में क्या क्या निहित है। ठीक है, तो कोई भी पेशा अपनाना, भाषण की स्वतंत्रता है ना, अस्पृश्यता का उन्मूलन, या जैसे धर्म पालन एवं प्रचार। तो कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के अंतर्गत जैसे कोई भी पेशा अपनाना बिल्कुल सही है, भाषण की स्वतंत्रता ये भी सही है, लेकिन अस्पृश्यता का उन्मूलन स्वतंत्रता में नहीं आता साथियों, अनुच्छेद 17 में है ना, जबकि ये तो समता के अधिकार में आ जाएगा। धर्म पालन का प्रचार प्रसार ये भी नहीं, अनुच्छेद 25 में होता है धर्म का। तो कह सकते हैं कि जो कोई भी पेशा अपनाना और भाषण की स्वतंत्रता ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, और कह सकते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा जो ए और बी है वो ऑप्शन सी में दिया गया है, याद रखेंगे। तो संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता के मूल अधिकार के बारे में है। ठीक है, जिसमें अनुच्छेद 19(1) में कुल 6 स्वतंत्रताएं हैं। तो जिसमें नंबर 1 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसको बोलने की स्वतंत्रता बोलते हैं। दूसरे में शांतिपूर्ण सम्मेलन 19(2) में, 19(3) में संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, चौथे में 19(4) में भ्रमण करने की स्वतंत्रता, भारत के भीतर कहीं भी आप भ्रमण कर सकते हैं। और 5वें में निवास या बसने की स्वतंत्रता, तो भारत के अंदर कहीं भी आप निवास कर सकते हैं। ठीक है, वृत्ति, उपजीविका या व्यापार या कारोबार, तो ये भी इसके 6वें के अंतर्गत। 19(6) में व्यापार कारोबार करने की स्वतंत्रता। इस प्रकार का कह सकते हैं कोई भी पेशा, तो यहाँ पे जैसे दिया भी है, अपनाना और भाषण की स्वतंत्रता के अधिकार निहित हैं। अनुच्छेद 25 की बात करें तो के तहत सभी व्यक्तियों को धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होता है। वहीं अनुच्छेद 17 जो समानता के अधिकार के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। अस्पृश्यता का मतलब अनटचबिलिटी या छुआछूत का अंत बोलते हैं, छुआछूत का अंत। ठीक है साथियों, ये किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 17 में इसका प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, उनके बारे में पूछा गया है। अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देख लेते हैं कि राज्य किसी भी नागरिक के भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है यदि वह दूसरे देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रभाव डालती है। ठीक, बी ऑप्शन है, आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित किया जा सकता है तथा प्रतिबंध लगाए जाते हैं। अगला है, अब देखते हैं कि यहाँ पर ए सही है या बी सही है या दोनों सही हैं या एक भी सही नहीं है ना। तो कह सकते हैं इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, ए और बी दोनों। तो देखो यहाँ पर जैसे दिया था, ये पूछा है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कौन सा सही, तो मौलिक अधिकारों के बारे में सही है ना। तो देखें, राज्य किसी भी नागरिक के भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है, बिल्कुल सही है, यदि वह दूसरे देशों के साथ भारत के महत्वपूर्ण संबंधों पर प्रभाव डालती है। ठीक, आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित किया जाता है तब प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और बी दोनों सही है। जैसे कह सकते हैं तो यहाँ पर दिया अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक निम्नलिखित मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। जैसे समता का अधिकार या समानता अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच में हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएंगे। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता है। ठीक है, शिक्षा संस्कृति 29-30 अल्पसंख्यकों के बारे में बताया 29-30। ठीक है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये अनुच्छेद 32 में, इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को।
तो हमने आपको बताया समानता का अधिकार 14 से 18 और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, सोशल के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है और धार्मिक की स्वतंत्रता 25 से 28 में हो जाएगी, 25 से 28, और शिक्षा संस्कृति जो है 29-30 में है, जबकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में इसका प्रावधान है। ठीक है, तो राज्य किसी भी नागरिक के भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, ये दिया 19 के खंड 1 उपखंड का में दिया है। और अब हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के तहत भारत के संविधान में कहा गया है। तो इसको देखते हैं, इसमें जो कहा गया है कि नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं कि भारत के संविधान में क्या कहा गया, ये पूछा है। तो जैसे राज्य शैक्षिक संस्थानों को सहायता देने में किसी भी शिक्षा संस्थान के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि यह अल्पसंख्यक प्रबंधन के तहत है, चाहे वह धर्म पर आधारित हो या भाषा पर। ये बिल्कुल सही है साथी, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में तथा उसकी रक्षा करने में विफल रहता है तो उसकी स्वतंत्रता के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो ये नहीं है साथियों। ठीक है, तो इसका केवल आंसर जो है वो ए वाला हो जाएगा। अब देखते हैं ए ऑप्शन कौन में है, तो केवल ए, डी में दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल ए। ठीक है, तो इसको हम एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। देखो लिखा है, वहाँ क्या दिया था, वहाँ लिखा था चाहे वो अल्पसंख्यक हो, अक्षुण्ण बनाए रखने में उसकी रक्षा करने में विफल रहता तो वंचित करेंगे, प्रतिबंधित करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ ये देखो लिखा है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। 29(2) राज्य, अनुच्छेद 29(2) राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब आगे देखते हैं, जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा वो अगला क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें यह दिया है कि किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है सामाजिक विभेद उन्मूलन करना। तो सामाजिक विभेद जो उन्मूलन करना वो लक्ष्य हो जाएगा, जैसे समानता का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता, सोशल के विरुद्ध अधिकार या स्वतंत्रता का। तो जो समानता का अधिकार है अनुच्छेद से 14 से 18 तक, ये जो है इसका लक्ष्य ये है सामाजिक विभेद को उन्मूलन करना। जैसे 14 में विधि के समझ समता है ना, और कह सकते हैं 15 में धार्मिक स्वतंत्रता हो जाएगी, है ना, और हाँ नहीं 15 में धर्म जाति के आधार पर जैसे बताया गया है, और कह सकते हैं धार्मिक स्वतंत्रता तो वाले 25 से 28 है, जबकि भेदभाव है ना नहीं कर सकते 15 के अनुसार। और 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, 17 में अस्वस्थता उन्मूलन या अनटचेबिलिटी बोलते हैं, 18 में उपाधियों का अंत हो जाएगा। तो इस प्रकार ये सामाजिक विभेद का उन्मूलन करता है अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार, याद रखना है। जैसे ये देखो यहाँ दिया है कि हमने बता दिया कि भाग 3 के अंतर्गत 12 से लेकर 35 तक मौलिक कार्यों का वर्णन, इन्हीं में 14 से 18 समता का अधिकार उल्लेख, 17 अस्वस्थता को समाप्त करने की व्यवस्था किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है, अस्वस्थता से उपजी निरुक्ता को लागू करना अपराध होगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारा वो ये है, 2017 में निम्न अपराधों में से किसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्य किया गया था। तो ये पूछा है, तो निजता का अधिकार हो जाए, कौन हो जाएगा, निजता का अधिकार। अच्छा क्वेश्चन है साथियों। तो इसको देखते हैं कि 24 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश JS खेर की अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय पीठ ने निजता का अधिकार मामले पर निर्णय देते हुए इसे मौलिक अधिकार माना। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 को जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार में निहित माना गया है। निजता का अधिकार मानवीय गरिमा का अभिन्न अंग है। यह संविधान के भाग 3 के तहत प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार का ही हिस्सा है। उल्लेखनीय है कि मौलिक अधिकारों का संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि उपाधियों का अंत संविधान में डॉट के अंतर्गत है। तो उपाधियों का अंत हमने आपको बताया था अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत इसे समता का अधिकार बोलते हैं। तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है, तो समता का अधिकार के अंतर्गत किसके अंतर्गत आएगा, समता का अधिकार। जबकि सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार ये 29-30 में हो जाएगा शिक्षा संस्कृति का, और समानता हमने बताया 14 से 18 के बीच में है, तो इसका आंसर तो यही हो जाएगा। और स्वतंत्रता का अधिकार जैसे तो कह सकते हैं 19 से 22 तक हो जाएगा। और सोशल के विरुद्ध अधिकार तो कह सकते हैं अनुच्छेद 23 जो 24 है। ठीक है, इसमें सोशल के विरुद्ध अधिकार आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया है। तो साथियों जो संपत्ति का अधिकार था इसे 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में, कब 1978 में
कह सकते हैं मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 का में रखा गया। अनुच्छेद 300 का या अनुच्छेद 300 का में या 301 ए में रखा गया है एक कानूनी अधिकार या कह सकते हैं हाँ संपत्ति का अधिकार, याद रखना है। तो भारत का मूल संविधान कुल 7 मौलिक अधिकार अपने नागरिकों को प्रदान करता था, किंतु 44वें संशोधन 78 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया है, जिसे अब एक कानूनी या विधिक अधिकार के रूप में कहाँ शामिल किया गया है, जहाँ अनुच्छेद 300 का में किया गया है। ठीक है, तो ये देखो लिखा है 1901 चा था पहले। ठीक है, संपत्ति का अधिकार कहाँ था, अनुच्छेद 1901 चा में तथा अनुच्छेद 31 में बढ़ था। अब संपत्ति का अधिकार 300 का के तहत एक कानूनी या विधिक अधिकार है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो अब 6 हैं। मूल संविधान में कितने थे, तो 7 थे, ये भी याद रखना है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं कि जो वर्तमान में है यही डिस्कस करते हैं। समानता का 14 से 18, स्वतंत्रता 19 से 22, सोशल ग्रोथ 23-24। ठीक है, तो देख लेना है। अगला है कि कौन सा अनुच्छेद सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने या निरस्त करने के लिए संसद को अधिकार देता है। तो अच्छा क्वेश्चन है साथियों। तो कौन सा अनुच्छेद पूछा गया है, अधिकार देता है, तो अनुच्छेद जो 33 हो जाएगा साथियों। ये सशस्त्र बल हैं, अर्धसैनिक बल हैं या खुफिया एजेंसी को इनके मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने या निरस्त करने के लिए संसद को अधिकार देता है, याद रखना है। नेक्स्ट है जैसे यहाँ पर और भी अनुच्छेद जैसे 33 में ये दिया है कि इसके दो मौलिक अधिकारों को संसद, अनुच्छेद 33 के अंतर्गत संसद केवल संसद को विधि बनाने की शक्ति दी गई है, राज्य विधानमंडलों को नहीं, ये भी याद रखना है। अगला है अनुच्छेद 28, जैसे हम डिस्कस करें तो 28 में देखो निश्चित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थिति होने की स्वतंत्रता। राजनिधि से पूर्णतः पोषित कोई शिक्षण संस्थान है तो उसमें विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं किया कर सकते। तथा अनुच्छेद 30 में शिक्षा के बारे में है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर ने कह सकते हैं संविधान की आत्मा का अनुच्छेद 32 को। अब इसमें देखते हैं जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा से भारत में एक व्यक्ति के अधिकारों के बारे में सही है। तो एक व्यक्ति के अधिकारों के बारे में सही कौन है, दोनों सही है या एक भी नहीं, या एक सही या दोनों सही है ना, या भी सही। तो यहाँ है यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो संविधान कहता है कि पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, ये लिखा है। ठीक, यदि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह एक सामान्य न्यायालय में जा सकता है। तो अब देखते हैं कि इसका जैसे ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में पी और क्यू दोनों सही हैं। ठीक, और जबकि ऑप्शन बी केवल पी है ना, और केवल क्यू और एक भी नहीं, तो ये दोनों सही हैं साथियों, दोनों। यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो कह सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और कह सकते हैं पीड़ित व्यक्ति तथा अनुच्छेद 226 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है। ठीक है, याद रखना है, जब किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तो 226 के तहत हाई कोर्ट और अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक, ये सही था। अगला है यदि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह एक सामान्य न्यायालय में जा सकता है, बिल्कुल सही है। ठीक, हाँ, यहाँ भी वही चीज़ यहाँ पर दी गई है, पढ़ सकते हैं। निम्न मौलिक अधिकारों को उस अनुच्छेद के आरोही क्रम में लगाएं जिसके तहत वे संविधान में दिखाई देते हैं। तो इनको संविधान के अनुसार लगाना है। जैसे अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 तक हो जाएगा। ठीक है, और शोषण का विरुद्ध 23-24। ठीक है, समानता 14 से 18, सांस्कृतिक और शिक्षा 29-30। अब इनको लगा दो तो सबसे पहले कौन आएगा, समता का अधिकार 14 से 18 वाला। ठीक है, सबसे पहले तो सी कहाँ है, सी इसमें दिया है और इसमें दिया है पहले। ठीक, उसके बाद आ जाएगा ए, सी के बाद ए किसमें है, तो सी के बाद इसमें भी ए है, इसमें भी ए है। ठीक, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद देख लेते हैं कि अब आएगा 22 के बाद 23, तो सोशल के विरुद्ध अधिकार मतलब बी ऑप्शन, तो इसमें बी ऑप्शन तीसरे नंबर पर नहीं है तो इसमें है, तो CABD हो जाए, कौन हो जाएगा, CABD। तो धर्म जात मूल वंश ये सब दिया है। इस विधि की समता 14 में, 15 में विभेद नहीं कर सकते, और लोक नियोजन के विषय में अफसर की समता, 17 अस्वस्थता, 18 उपाधियों का अंत, ये सब है। अब हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पर और भी कुछ जैसे बहुत सारा दे दिया एक ही साथ इन्होंने,
तो जैसे यहाँ पे हम बता ही देते हैं आपको, अनुच्छेद 22 से जैसे या 21 का में देखते हैं। तो अनुच्छेद जो 21 का है, 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है ना, निजता का अधिकार भी है उसमें। और कह सकते हैं 22 में गिरफ्तारी और निरंतर संरक्षण है। जैसे सोशल के विरुद्ध में आ जाओ 23-24 में, तो 23 में मानव के दुर्व्यापार बलात्श्रम का प्रतिषेध, और 24 में कारखानों आदि फैक्ट्रियों में कोई भी बालक जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है उसको कह सकते हैं नहीं रख सकते हैं, याद रखना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा वक्तव्य सही है, ये पूछा गया है। तो कौन सा सही है, जैसे ऑप्शन दिया है, कोई व्यक्ति विशेष अपने मौलिक अधिकार त्याग सकता है, ठीक। और अगला है, जो कानून अथवा कर्मचारी कार्यकारी कार्रवाई मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो वे अमान्य और रद्द माने जाएंगे। तो इसमें जो हो जाएगा साथियों, ये तो बिल्कुल सही है साथियों, कि जो कानून या कार्यकारी कार्रवाई मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो वो अमान्य और रद्द माने जाएंगे। लेकिन कोई व्यक्ति विशेष अपने मौलिक अधिकार त्याग सकता है, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं हो सकता, ठीक है। अगला है कि भारतीय संविधान में ये सब पूरा हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं, जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी मौलिक अधिकार या जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी मौलिक अधिकार के अंग है। तो किस मौलिक अधिकार के अंग है, तो कह सकते हैं स्वतंत्रता का हो जाएगा। किसके अंतर्गत आए, क्योंकि 19 से 22 में स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 21 में 20-21 में इसके बारे में बताया भी गया है। नेक्स्ट है कि भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कौन सही है। तो अस्पष्टता एक अपराध है और ऐसा आचरण करने वाले को कानूनन सजा मिल सकती है। भारत के नागरिक किसी अन्य देश में उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो ये पूछा है कि कौन सा इसमें सही है, ठीक है साथियों। तो कह सकते हैं कि इसका जो देखते हैं 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि अस्पष्टता अपराध बिल्कुल सही है और इसको कानून सजा मिलेगी, तथा नागरिक किसी अन्य देश से उपाधि नहीं, जैसे अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत बताया गया है। तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे दिया है, इसके बारे में बता दें। 18 अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की बात करता है या निषेध करता है कि भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि धारण या प्राप्त नहीं करेगा, लेकिन शैक्षिक और सैनिक सम्मान के अलावा। जैसे शिक्षा में डॉक्टर बन सकते हैं, है ना, टीचर की उपाधियां हैं, है ना, और जबकि सेना में कर्नल, जनरल, ब्रिगेडियर, मेजर ये सब मिलती हैं। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाले नागरिक अधिकार ... से संबंधित हैं, ठीक है, अस्पष्टता का अंत हो जाएगा। अगला है, संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर करके कोई भी नागरिक किसी सार्वजनिक मुद्दे पर कह सकते हैं न्यायालय जा सकता है। तो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर करके, है ना, याचिका दायर करके कोई भी नागरिक किसी सार्वजनिक मुद्दे पर कहाँ जा सकता है, न्यायालय में जा सकता है। तो आपको पता होगा कि अनुच्छेद 32 जो है, आप जो कह सकते हैं कि रिटें दी गई हैं, रिट का प्रावधान किसमें है, तो अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 जो है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के खंड 3 के तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी अन्य न्यायालय जैसे निचली अदालत को सभी प्रकार के निर्देश, आदेश, रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, यदि यह उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों के विरुद्ध किसी पूर्वाग्रह से रहित होना चाहिए। अनुच्छेद 32(3) के तहत कोई भी नागरिक मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर करके किसी सार्वजनिक मुद्दे पर न्यायालय जा सकता है। अगला है, भारत के संविधान के लेख के साथ निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा गलत तरीके से मेल खाता, ठीक। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 सही है, समानता का 14 से 18, स्वतंत्रता 19 से 22, ये तीनों सही है। तो धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 होना चाहिए, ये 25 से 28 होना चाहिए, ठीक है, 25 से 28। अगला देख लेते हैं, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित हैं। तो मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित हैं। तो ऑप्शन है कि 12 से 51A, 5 से 35, 36 से 51A या 12 से 51, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा
वो कह सकते हैं ऑप्शन डी अनुच्छेद 12 से 51 तक, ये मानवाधिकारों के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि मौलिक अधिकार प्लस नीति निर्देशक सिद्धांत, तो मौलिक अधिकारों में भी मानवाधिकार के बारे में और नीति सिद्धांतों में भी इनके बारे में, तो 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांत हो जाएंगे जो आयरलैंड से लिए गए हैं। अब हम देखते हैं, हाँ, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से मानवाधिकार की भावना परिलक्षित होती है। तो 12 से 35 मौलिक अधिकार प्लस 36 से 51 है ना, तो ये 12 से 51 वाला मिल जाएगा। संविधान की धारा 22 के अनुसार अधिकतम कितने समय के भीतर गिरफ्तारी करके हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे के अंदर, किसके अंदर, 24 घंटे के अंदर, याद रखना है। अगला है, देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा से किसी भारतीय को प्राप्त कानूनी अधिकारों के बारे में सही है। तो कौन सा किसी भारतीय के प्राप्त कानूनी अधिकारों के बारे में सही पूछा गया है ना। तो इसको हम देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे दिया है ऑप्शन ए, कानूनी अधिकार एक सामान्य कानून द्वारा सुरक्षित किए गए हैं, है ना, और उस कानून को बदल कर, जैसे इसमें उस कानून को बदल कर विधायिका द्वारा कानूनी अधिकारों को बदला जा सकता है या हटाया जा सकता है। तो इसका जो हो जाएगा एक, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, कानूनी अधिकार एक सामान्य कानून द्वारा किए गए हैं, तथा दूसरा उस कानून को बदलकर विधायिका द्वारा कानूनी अधिकारों को बदला जा सकता है या हटाया जा सकता है, ये भी सही है साथियों। तो ए और पी और क्यू दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारतीय संविधान में नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं, है ना, के रूप में उल्लिखित हैं। तो नागरिकों के मौलिक अधिकार के रूप में उल्लिखित पूछा गया है, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाए, बिल्कुल सही, अच्छा क्वेश्चन है साथियों, तो ये तो सही है। अगला देखते हैं, किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो साथियों ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये नहीं है, तो केवल ए वाला, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, केवल ए। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार 12 से 35 का वर्णन है। अनुच्छेद 20 में किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता, किसमें, 20 में, ठीक है। किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 33 में इस उपबंध के अपवाद का भी प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, ठीक है। तो सिर्फ ए सही है, बी गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है। अनुच्छेद 19 ई है ना, संघ बनाने का अधिकार, और 19 बी पूछा गया है। तो 19 बी में जैसे दिया है किसी पेशे या अभ्यास करने का अधिकार, है ना। 19 ए में भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यही बिल्कुल सही है। 19 एक का बोलते हैं, तो भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ए में क्या है, बी में शांतिपूर्ण व निरायुध सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता हो जाएगी, ठीक है। जबकि यहाँ पर देखो हमने बताया था अनुच्छेद 19 एक में ए में भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, और बी में शांतिपूर्ण सम्मेलन, और सी में संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता हो जाएगी। ई में हो जाएगा निवास करने की स्वतंत्रता, कहीं भी रह सकते भारत में, और जी में उपजीविका व्यापार करने की स्वतंत्रता का अधिकार है। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 20 से संबंधित। तो ये पूछा गया है कि जो अनुच्छेद 20 है ये किससे संबंधित है। तो कह सकते हैं दो सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण है साथियों, ये अनुच्छेद 20 में बताया गया है, दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो यहाँ पर यह है कि संविधान के अनुच्छेद 20 दो सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण से संबंधित है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के प्रावधान हैं, तो वो कौन कौन से देख लेते हैं। वो ये है, किसी व्यक्ति को अपराध के लिए केवल एक बार सजा मिलेगी, एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा मिलेगी, बिल्कुल ठीक है। अगला है, व्यक्ति द्वारा अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत ही सजा मिलेगी, ना कि अन्य कानून के तहत जो बाद में बनाए गए हैं। व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने को बाध्य नहीं किया जाएगा, ये अनुच्छेद 20 में बताया गया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं
कि जो अगला क्वेश्चन हमारा वो ये हो जाएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(a) के तहत राज्य को 6 से 14 वर्ष, कितने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनुवाद शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो कह सकते हैं पहले हमारे संविधान में तो अनुच्छेद 21 को 21(a) को 86वें संविधान संशोधन 2002 में अंतर स्थापित किया गया तथा शिक्षा का अधिकार जो RTE है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था। जबकि ये लागू कब हुआ तो 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार लागू है। अधिनियम कब का है तो 2009 का है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है। तो देख लेते हैं अनुच्छेद जो 22 है, धर्म जाति लिंग जन्म साधक, तो ये 15 में हो जाएगा, ठीक है। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, तो लोक रोजगार के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में हो जाएगा। कुछ मामलों में जैसे गिरफ्तारी के बारे में बताया गया है कि कुछ मामलों में है गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण, तो कह सकते हैं यही सही हो जाएगा, अनुच्छेद 22 से संबंधित है। जबकि संपत्ति का अधिकार जो है ये तो अनुच्छेद 300 का में है, अब ये मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता ही नहीं है। तो देख लेते हैं कि जैसे ये सब बता दिया हमने आपको। अगला क्वेश्चन जो ये है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों फैक्ट्रियों में काम पर नहीं रख सकते हैं। कहाँ काम पर नहीं रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है साथियों उसके बारे में पूछा गया है। तो कह सकते हैं राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के तहत आता है। किसके तहत आता है, अनुच्छेद 55 के तहत। अगला है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे 14 विधि के समझ समता, 15 में धर्म जाति नस्ल लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है, 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है, 61 में महाभियोग हो जाएगा, 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा है और 51 का में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। जो सोवियत संघ रूप से लिए गए थे सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर, मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, बट जब जोड़े गए तो 10 जोड़े गए और अब कितने हैं तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक समानता हेतु कौन सा उपाय अनुचित है। तो महिला सशक्तिकरण, समान वेतन, दहेज विरोधी कानून, घर के बाहर जबरदस्ती काम पर भेजना। तो इनमें दो जो घर के बाहर जबरदस्ती काम पर भेजना ये लैंगिक समानता हेतु अनुचित उपाय है। कौन सा अनुचित उपाय है, इससे लैंगिक समानता हो ही नहीं सकती। नेगेटिव पॉइंट होना था। किसी महिला को अनुचित प्रकार से दबाव डालकर बलपूर्वक या जबरदस्ती घर के बाहर काम पर भेजना लैंगिक समानता के उपायों का उल्लंघन है। जबकि अन्य उपाय जैसे कि महिला सशक्तिकरण, समान वेतन देना, दहेज विरोधी कानून बनाना, ये सब लैंगिक समानता के लिए प्रभावी उपाय होंगे। नेक्स्ट है, किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है। तो कह सकते हैं कि जो अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोलते हैं। जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो इसके तहत कह सकते हैं वो कहाँ जा सकता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। जबकि अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है। कहाँ जा सकता है 226 में, हाई कोर्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यहाँ पर 5 प्रकार की अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 प्रकार की रिटें जारी की जा सकती है। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। अगला क्वेश्चन यह है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अधिनियम में है। तो अनुच्छेद 25 से 28 जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, 25 से 28। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा हो जाएगा, याद रखना है। 14 से 18 समानता का अधिकार हो जाएगा। और कह सकते हैं कि हाँ, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है। तो कह सकते हैं कि जो मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है वो अनुच्छेद 21 में जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार है। किसमें, अनुच्छेद 21 में। याद रख, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता बोलते हैं जिसको। तो 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को कह सकते हैं गरिमापूर्ण तरीके से जीने का अधिकार है। कैसे, कह सकते हैं कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। यह स्वतंत्रता सभी व्यक्तियों, नागरिक प्लस गैर नागरिकों को दी गई है। अगला है कि भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया। तो संपत्ति का अधिकार अब क्या रह गया है, अब एक कानूनी या विधिक अधिकार रह गया है। ठीक है, क्योंकि हमारे संविधान में जो 44वां संशोधन 1978 में हुआ था
इसके तहत संपत्ति के अधिकार को कह सकते हैं क्या किया गया है, इसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर अब एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिसे संविधान के अनुच्छेद 300 का में रखा गया है, याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में अपवाद किसके संदर्भ में है। तो कानून के समक्ष समता या समानता के संदर्भ में अपवाद किसके संदर्भ में है, राष्ट्रपति या राज्यपाल, केवल संप्रभु विदेशी के लिए, केवल राष्ट्रपति के लिए, या किसी के लिए नहीं। तो कह सकते हैं इसके संदर्भ में हो जाएगा किसी के लिए नहीं, क्योंकि संविधान के अंतर्गत कानून के समक्ष समता अपवाद ना राष्ट्रपति ना राज्यपाल, ठीक है। तो किसी के लिए नहीं होगा, किसी के लिए नहीं, क्योंकि कानून के समक्ष समता का अर्थ राज्य या कह सकते हैं राज्य के बारे में है। सभी एक व्यक्ति के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा, ये बताया गया है। अगला देखते हैं कि किस शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ऑप्शन है तो कह सकते हैं राजकीय विद्यालय हो गए, है ना, राजकीय महाविद्यालय हो गए, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालय हो गए, या उत्तर में से कोई नहीं। तो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है साथियों, ठीक है। इनमें धार्मिक शिक्षा नहीं देते हैं, क्योंकि आपको पता है हमने आपको अनुच्छेद 28 भी बताया भी था। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 28 के अनुसार, है ना, राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित शिक्षा संस्था में किसी भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, लेकिन यदि ऐसा शिक्षा संस्था की स्थापना न्यास के तहत की गई है तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। राज्य द्वारा सहायता प्राप्त करने वाले शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा तभी दी जा सकती है जब इसके लिए ये संबंधित छात्र छात्राओं ने या यदि वह अवयस्क है और उसके अभिभावक ने सहमति दी हो। नेक्स्ट है नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत निम्नलिखित में लागू होते हैं। तो जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत ये पूछे गए हैं कि कहाँ लागू होते हैं। तो प्रशासनिक कार्रवाइयों में, अर्ध न्यायिक कार्रवाइयों में, न्यायिक कार्रवाइयों में, तो उपरोक्त लिखित प्रत्येक कार्रवाई में। तो ये तीनों जो कार्रवाइयाँ हैं इन सब में कह सकते हैं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत लागू होते हैं। तो जैसे कह सकते हैं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत, कोई भी व्यक्ति अपने मामलों में तथ्यों को आंकने वाला नहीं होगा। व्यक्ति को यथोचित अवसर दिए बिना उसके विरुद्ध कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को दोहरे संकट में नहीं डाला जाएगा। ये सब नैसर्गिक न्याय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक नागरिक द्वारा सभा करने के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते, यहाँ पर अब ऑप्शन जैसे पहला दिया है सभा शांतिपूर्ण है, सभा शांति विहीन है, तो सीधी सी बात है सभा शांतिपूर्ण होनी चाहिए, है ना। तो एक नागरिक द्वारा सभा करने के अधिकार का प्रयोग सभा शांतिपूर्ण होनी चाहिए। तो जैसे आपने अनुच्छेद 19 में पढ़ा होगा कि 19(1) खा के अंतर्गत शांतिपूर्ण हथियार रहित सभा करने की स्वतंत्रता प्राप्त है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपातकाल के दौरान किस मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 359 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा निलंबित करने का अधिकार है। तो ऑप्शन अनुच्छेद 19, 21, 14 और 20। तो कह सकते हैं साथियों इसमें तो हमें नहीं लग रहा है कोई, लेकिन हम देख लेते हैं कि क्योंकि इसमें केवल एक नहीं हो सकता, क्योंकि जो अनुच्छेद 19 है और 19-20 है ना। तो कह सकते ये तो दोनों नहीं होंगे। जैसे कह सकते हैं कि आपको पता होगा कि 20-21 जो होते हैं वो निलंबित करने का अधिकार कह सकते नहीं होता है, जबकि यहाँ पर दिया है कि आपातकाल के दौरान किस मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 359 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा निलंबित करने का अधिकार है। तो ये दो ऑप्शन मिल गए ऐसे, क्योंकि आपने जब भी पढ़ा होगा अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर पढ़ा होगा, तो यहाँ 19 और 14 दोनों हो जाएंगे। हाँ, तो राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान कि अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त अन्य मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है कह सकते हैं आयोग द्वारा स्पष्ट को निरस्त कर दिया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। तो अनुच्छेद 25 पूछा किससे संबंधित है, तो कह सकते धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित। किससे है, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित हो जाएगा। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता है। अगला देखते हैं संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का संवैधानिक उपचार प्रदान करता है।
तो अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है। याद रखना है, क्या प्रदान करता है? संवैधानिक उपचार प्रदान करता है। अगला कह सकते हैं कि जो हमारा दिया हुआ है, हाँ, जो यहाँ पे दे रहे हैं, हमने आपको बताया, कौन सा बताया था कि जो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समता को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 14 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से अब कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है। 300 का में है, 44वां संशोधन 1978 तक हटा दिया गया है। अगला देखते हैं, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार अनुच्छेद 15 में भेदभाव का प्रतिषेध है। विधि के समक्ष समता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है साथियों। तो जो संघ शब्द का उल्लेख है वो अनुच्छेद 34 में दिया गया है। कहाँ दिया गया है? कि संघ शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 34 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों में स्थापना और प्रशासन का अधिकार है? तो 29 या 30। तो कह सकते हैं कि जो भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों में रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 30 में होता है। किसमें होता है? अनुच्छेद 30 में होता है। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता? तो 17 में है, अस्पृश्यता का अंत हो गया है। कौन सा अधिकार डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा गया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। वैसे प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला देखते हैं, भारत में कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को श्रम का प्रावधान नहीं है? तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अनुच्छेद 24 में बताया गया है। ठीक है, याद रखना है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आएगा। अगला देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है। तो समता के अधिकार में 14 से 18 में, या कह सकते हैं कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है ना, जो कह सकते हैं 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में, या शोषण के विरुद्ध अधिकार में जो शोषण 1922 में है। ठीक है, पर्यावरण पूछा गया है, या संस्कृति शिक्षा संस्कृति 29-30 में। तो जो पर्यावरण है साथियों वो पूछा जा रहा है कि किस मौलिक अधिकार में पर्यावरण को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगा, क्योंकि जो अनुच्छेद 21 जो है उसमें पर्यावरण के बारे में भी बताया गया है। जैसे हम देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को अनुच्छेद 21 में वर्णित प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में शामिल किया गया, क्योंकि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकारों की जो सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 है, ये ऑप्शन है, कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार, या सक्षम न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिकर का अधिकार, मनमानी गिरफ्तारी और निर्वासन से स्वाधीनता, कानून के समक्ष समानता का अधिकार। तो इसका जो है साथियों कह सकते हैं कि सार्वभौमिक घोषणा का जो अनुच्छेद 6 है ये कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में जो मान्यता का अधिकार है इसके अंतर्गत आएगा। तो देख लेते हैं इस कैलकुलेशन में क्या है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में यह कथन था कि संयुक्त राष्ट्र के लोग यह विश्वास करते हैं कि कुछ ऐसे मानवाधिकार हैं जो कभी छीने नहीं जा सकते। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा अंगीकार की थी, जिसके अनुच्छेद 6 के तहत हर किसी को हर जगह कानून की निगाह में व्यक्ति के रूप में स्वीकृति प्राप्ति का अधिकार है। तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, तो साथियों इसी के साथ कह सकते हैं हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। ये मिलते हैं एक और नई बेहतरीन क्लास में साथियों। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, मस्त रहें साथियों, अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें।